वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल 19 को देखें जिसमें कई सारे स्वतंत्रता का वर्णन है। तो और यह जो स्वतंत्रता है उसके विरुद्ध प्रतिबंध का भी वर्णन है, अर्थात डायरेक्ट जो है स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है किसी व्यक्ति को, जैसे कहीं पे भी संचरण रहने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। लेकिन इसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ बाध्यताएं हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 19 व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाने पर उसमें कई प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था है। तो इसके लिए 3 शर्त है। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके लिए 3 शर्त है। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त है कि किसी अपराध के लिए किसी अपराध के लिए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान है। एक ही बार सजा का प्रावधान है। अर्थात दोहरे दंड से संरक्षण है। दोहरे दंड से संरक्षण है। तो किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान है, अर्थात दोहरे दंड से क्या है तो संरक्षण प्रदान है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी दुकान के 5 मालिक हैं। अगर उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो किसी दुकान के 5 मालिक हैं। किसी दुकान के 5 मालिक हैं और कोई व्यक्ति चोरी करता है। और कोई व्यक्ति उस दुकान में चोरी करता है। उस दुकान में चोरी करता है और पकड़ा जाता है। और 5 दुकानदार उस चोर पर
अलग अलग केस करते हैं, अलग अलग केस करते हैं। अलग अलग केस करते हैं। तो जो अदालत पहले सज़ा देगा, तो जो पहले सज़ा मिलेगा वही मान्य होगा, वही मान्य होगा। बाकी सभी खारिज हो जाएंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? तो खारिज हो जाएंगे। क्यों खारिज हो जाएंगे? क्योंकि अपराध तो एक ही है, क्योंकि अपराध एक ही है। तो इसके लिए अलग अलग सज़ा नहीं मिल सकती। तो आर्टिकल जो 20 है उसका पहला शर्त कहता है कि किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सज़ा मिल सकती है। अगर वही अपराध उसने एक से अधिक बार किया है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि बार बार सज़ा मिलते रहेगी। अब जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी किया और चोरी जिस दुकान में किया तो वहाँ पे 5 भाई हैं और पांचों ने चोरी की केस उस पर अलग अलग दर्ज किया, तो ऐसा नहीं कि उसे 5 बार सज़ा मिलेगी, क्योंकि केस तो एक ही है चोरी का। तो इसी कारण उस व्यक्ति को जो पहली जो उसने केस की तो उसी के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी, और वही जो है सज़ा सभी के लिए हो गया, क्योंकि उसका जो केस है वो चोरी का है, तो उसे 5 बार सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा एक ही मिलेगी। तो इस प्रकार दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 20 में। अर्थात एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अलग अलग सज़ा नहीं मिल सकती, याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो आर्टिकल जो शर्त 20 का 1 है, यह केवल न्यायालय के लिए है, कोई व्यक्ति या संस्थान के लिए नहीं है। याद रखेंगे कि यह सज़ा केवल न्यायालय देगी, कोई व्यक्ति या संस्थान ऐसा नहीं कर सकती। तो यह सज़ा देने का प्रावधान केवल न्यायालय के लिए है। किसी व्यक्ति या संस्थान के लिए नहीं है। जैसे कि ये जो सज़ा दे सकती है यह कोर्ट देगी, एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दे सकती कोर्ट, लेकिन कोई व्यक्ति या संस्थान इस नियम से बिल्कुल अलग है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी गांव में कोई व्यक्ति चोरी किया तो पहली बार सरपंच ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन दूसरी बार सरपंच क्या कर सकता है, तो उसे गांव से निकाल सकता है या कोई और सज़ा दे सकता है। लेकिन न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय एक ही सज़ा देगा, चाहे वो चोरी बार बार किया हो,
क्योंकि चोरी के लिए उसका एक ही केस है, एक ही कानून है। मर्डर के लिए एक ही कानून है, चाहे वो 10 मर्डर किए या फिर एक मर्डर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सभी जो केसेज हैं, चूंकि केस का फैसला न्यायालय में न्यायोचित होता है, अतः सजा देने का प्रावधान केवल न्यायालय के लिए है, किसी व्यक्ति या संस्थान के लिए नहीं है। याद रखेंगे कि एक ही अपराध के लिए बार बार सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। अब दूसरा शर्त क्या कहता है? अब दूसरा शर्त कहता है वर्तमान कानून के तहत ही सजा का प्रावधान है। वर्तमान कानून के तहत ही सजा का प्रावधान है। वर्तमान कानून के तहत ही सजा का प्रावधान है, याद रखेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यदि चोरी करने की सजा 2 साल पहले 5 साल थी, उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि यदि चोरी करने की सजा 2 साल पहले 5 बरस थी, कि जैसे कि मान लेते हैं यह वर्ष 2021 चल रहा है और 2019 में चोरी करने पर सजा का प्रावधान 5 बरस था, और वर्तमान में चोरी करने पर चोरी करने के लिए जो सजा है वह 6 साल हो गई है। चोरी करने की सजा कितना है? तो 6 साल निर्धारित है। 6 वर्ष निर्धारित है। तो किसी व्यक्ति के चोरी करने पर किसी व्यक्ति को चोरी करने पर 6 साल का ही सजा मिलेगी। 6 वर्ष की ही सजा मिलेगी। याद रखेंगे कि जैसे कि 2021 में कोई व्यक्ति चोरी किया और वर्तमान में जो है उस चोरी की जो केस है, चोरी करने पर 6 साल के सजा का प्रावधान है। लेकिन 2 साल पहले अर्थात वर्ष 2019 में चोरी करने पर 5 बरस की सजा का प्रावधान था, तो उस व्यक्ति को 5 बरस की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि यह जो सजा था वह 2 बरस पहले था। तो उस व्यक्ति को 6 बरस की ही सजा मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में चोरी करने पर 6 बरस के लिए सजा का प्रावधान है। याद रखेंगे। तो वर्तमान कानून के तहत ही सजा का प्रावधान है, यह दूसरा शर्त है। अब तीसरा शर्त क्या कहता है? तीसरा शर्त कहता है कि किसी व्यक्ति को
न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। रखेंगे कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे, जैसे कोई अपराधी है और उस पर कोई आरोप लगाया गया है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए, कोई अपराधी है और उस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है। किसी अपराध का आरोप लगाया गया है। किसी अपराध का आरोप लगाया गया है तो उसे जबरदस्ती यह नहीं कहा जा सकता कि वह खुद के विरुद्ध गवाही दे। खुद के विरुद्ध गवाही दे। खुद के विरुद्ध गवाही दे। याद रखेंगे। हाँ, अगर वह स्वयं गुनाह कबूल कर लेता है तब तो सही है, पर अगर वह स्वयं गुनाह कबूल कर लेता है तब तो कोई बात ही नहीं। याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति यदि किसी अपराध में पकड़ा गया है और उसे न्यायालय में ले जाया गया और न्यायालय में उसे ज़बरदस्ती यह नहीं कहा जा सकता कि आप खुद के विरुद्ध गवाही दें। हाँ, अपनी इच्छा है तो वह अपने विरुद्ध खुद से गवाही दे सकता है। अगर वो सज़ा कबूल करना चाहता है, स्वयं के विरुद्ध अपना अपराध कबूल करना चाहता है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती उससे गवाही कबूल नहीं करवाया जा सकता। याद रखेंगे, यह आर्टिकल 20 का जो है यह तीसरा शर्त कहता है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, यह जो 20 का जो तीसरा शर्त है उसका एक अपवाद है। इसका एक अपवाद है, जैसे कि तो तीसरे शर्त का अपवाद तो आर्टिकल 20 का जो तीसरा शर्त है उसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? कि जैसे कोई व्यक्ति
जैसे कि कोई व्यक्ति कोई गुनाह किया है, कोई गुनाह किया है, कोई गुनाह किया है और इस गुनाह के लिए और इस गुनाह के लिए केवल वही व्यक्ति जिम्मेवार है, केवल वही व्यक्ति जिम्मेवार है और उसने कोई साक्ष्य या सबूत नहीं छोड़ा है, कोई साक्ष्य या सबूत नहीं छोड़ा है। जो यह बता सके, जो यह बता सके कि वह व्यक्ति अपराधी है। तो उसके विरुद्ध न्यायालय से आदेश लेकर न्यायालय से आदेश लेकर उसका सच जानने के लिए उसका सच जानने के लिए उसका सच जानने के लिए उसका नारकोटिक्स जांच, जिसे पॉलीग्राफी भी कहते हैं, नारकोटिक्स जांच, डीएनए जांच या पॉलीग्राफी कर सकते हैं। पॉलीग्राफी अर्थात जो झूठ जानने के लिए एक साइंस है, पॉलीग्राफी जांच किया जा सकता है, पॉलीग्राफी जांच किया जा सकता है, जिससे यह पता चल जाएगा कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ, कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। याद रखेंगे। तो आर्टिकल 20 का जो तीसरा शर्त है, वह तीसरा शर्त क्या है? वह कि किसी व्यक्ति को न्यायालय के संबंध के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति अपराधी है और उस पर अपराध का आरोप लगाया गया है, तो उससे ज़बरदस्ती यह नहीं कहा जा सकता कि खुद के विरुद्ध वह गवाही दे। अगर वह स्वयं गुनाह को कबूल कर लेता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति गुनाह किया है और उस गुनाह के लिए वह व्यक्ति ही केवल जिम्मेवार है, तो उस व्यक्ति का सच जानने के लिए कि वह अपराधी है, उसके विरुद्ध नारकोटिक्स जांच, डीएनए टेस्ट या फिर पॉलीग्राफी किया जा सकता है, लेकिन वो भी कोर्ट से आदेश लेकर, ताकि सच का पता लगाया जा सके। याद रखेंगे।
राज्यों के द्वारा किसी व्यक्ति को तो राज्यों के द्वारा किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उस समय चल रहे किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। कि राज्यों को द्वारा किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उस समय चल रहे किसी कानून का उल्लंघन उसने नहीं किया हो। याद रखेंगे, जैसे कि मान लिया जाए एक उदाहरण, इसे उदाहरण से समझ लें कि वर्ष 2005 के बाद, वर्ष 2005 के बाद धूम्रपान को अपराध माना गया है। धूम्रपान अपराध माना गया है। अपराध माना गया है। और कोई किसी व्यक्ति का वीडियो वर्तमान में सिगरेट पीते हुए वायरल हुआ हो। सिगरेट पीते हुए वायरल हुआ है। वायरल हुआ है। अगर कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति यह साबित कर दे कि यह जो वीडियो है वह वर्ष 2005 से पहले का है। वर्ष 2005 से पहले का है। वर्ष 2005 से पहले का है तो उस व्यक्ति को सजा नहीं होगी। तो उस व्यक्ति को सजा नहीं होगी। तो चौथा शर्त कहता है कि राज्यों के द्वारा किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उस समय चल रहे किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। जैसे कि जो धूम्रपान था, 2005 वर्ष 2005 के बाद धूम्रपान को अपराध माना गया है, लेकिन उसका कोई व्यक्ति सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया, उसका एक वीडियो वायरल हो गया,
लेकिन वह व्यक्ति जो है अगर साबित कर दे कि यह जो सिगरेट पीता हुआ उसका वीडियो है वह वर्ष 2005 से पहले का है, क्योंकि वर्ष 2005 से पहले सिगरेट पीना अपराध नहीं था। तो अगर यह व्यक्ति यह साबित कर दे कि उसका सिगरेट पीता हुआ वीडियो वर्ष 2005 के पहले का है तो उस व्यक्ति को सज़ा नहीं होगी, क्योंकि वर्ष 2005 से पहले सिगरेट पीने को अपराध नहीं माना जाता था। तो इस कारण वर्तमान नियम के अनुसार यदि उसका वीडियो पकड़ा जाता तो उसे सज़ा वर्तमान के अनुसार अवश्य रूप से होती। याद रखेंगे। तो वर्तमान कानून के अनुसार ही किसी व्यक्ति को सज़ा दिया जा सकता है, उसके पहले के लिए सज़ा नहीं है। जैसे कि बिहार में वर्तमान में क्या है, तो शराब जो है वह बैन लगाया गया है, अपराध है। तो यदि कोई व्यक्ति शराब के साथ पकड़ा जाता है, शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन जो वर्ष 2017 है उससे पहले सज़ा के लिए कोई प्रावधान नहीं था, शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो 2017 से पहले कोई व्यक्ति शराब के साथ पकड़ा जाता था तो उसे कोई सज़ा नहीं मिलती थी। तो वर्तमान में यदि कोई किसी भी व्यक्ति का वीडियो बिहार में पकड़ा गया शराब पीते हुए और वह व्यक्ति यह साबित कर दे तो कि वह जब यह कानून लगा, शराब पर प्रतिबंध लगा, तो उससे पहले का वीडियो है तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। याद रखेंगे। तो ये तो था आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। याद रखेंगे कि अपराध के लिए दोष अगर साबित होता है तो उसके लिए उसका संरक्षण भी है। याद रखेंगे। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 21, जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 21 जो है इसे निजता का अधिकार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निजता का अधिकार। इसे निजता का अधिकार भी कहते हैं या फिर इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21, इसमें स्वयं के जान एवं अपने शरीर की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है, जिसे निजता का अधिकार भी कहा जा सकता है। याद रखेंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है कि राज्य किसी व्यक्ति के शरीर और प्राण को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा। कि राज्य किसी व्यक्ति के प्राण एवं शरीर को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में प्राण एवं शरीर को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि
तो राज्य किसी व्यक्ति के प्राण एवं शरीर को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रखेंगे। अब इसे हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो उदाहरण से कैसे समझेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है, यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है तो उस व्यक्ति को राज्य के द्वारा और उस व्यक्ति को राज्य के द्वारा उसके प्राणों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, प्राणों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, प्राणों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। उल्लंघन नहीं है। याद रखेंगे, उल्लंघन नहीं है क्योंकि यह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। विधि अर्थात कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। याद रखेंगे। क्योंकि इस अपराध के लिए इस अपराध के लिए केवल फांसी की सजा का ही प्रावधान है। केवल फांसी की सजा का ही प्रावधान है। तो यहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा। कोई उल्लंघन नहीं हो रहा। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसे न्यायालय के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई दे रही है, तो यदि उसे फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है
तो उस व्यक्ति के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यदि उसने कोई गंभीर अपराध किया है और उस अपराध के लिए फांसी की सज़ा ही एकमात्र सज़ा है, फांसी की सज़ा का ही प्रावधान है, तो उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि यह विधि अर्थात कानून के द्वारा एक स्थापित प्रक्रिया है। क्योंकि उस सज़ा के लिए जो विधि है, कानून है, वह फांसी की सज़ा का ही प्रावधान है। तो इसमें उस व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। याद रखेंगे, क्योंकि यह कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप हो रहा है। याद रखेंगे, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो याद रखेंगे कि कानूनी प्रक्रिया के तहत दंड व्यवस्था को छोड़कर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे कि किसी व्यक्ति की जो मृत्यु का प्रावधान है, अर्थात प्राण लेने का प्रावधान है, वह केवल कानून के पास है। याद रखेंगे, न्यायालय के पास है, क्योंकि न्यायालय के पास विधि के अनुरूप जो है वह मृत्यु दंड देने का प्रावधान है। अर्थात यदि कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देता है बिना कानूनी कार्रवाई के तहत, तो वह हत्या माना जाएगा और उसे यह कानून एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन कहा जाएगा। याद रखेंगे, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का अधिकार केवल कोर्ट कचहरी के पास है, क्योंकि उसके पास विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया जाएगा, अर्थात फांसी की सजा दी जाएगी। याद रखेंगे, तो अब हम लोग देखते हैं कि यह जो विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसे कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जापान से लिया गया है। जापान के संविधान से। यह जापान के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। याद रखेंगे, तो 1978 ईस्वी के बाद अनुच्छेद 21 में, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि के द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया कर दिया गया। कब? 1978 के बाद से। तो 1978 ईस्वी के बाद से अनुच्छेद 21 में विधि के द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का उपयोग हुआ। उचित प्रक्रिया का उपयोग होने लगा।
का भी उपयोग हुआ। याद रखेंगे कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से। लेकिन 1978 के बाद से अनुच्छेद 21 में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया का भी उपयोग होने लगा। याद रखेंगे। और यह कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि के द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब क्या है कि 1978 के बाद 1978 के बाद 1978 ईस्वी के बाद 1978 ईस्वी के बाद 1978 ईस्वी के बाद विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया के अंतर्गत विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया के अंतर्गत विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया के अंतर्गत इसी केस को न्यायालय देखेगा। इसी केस को न्यायालय देखेगा न्यायालय देखेगा कि चोरी के लिए फांसी की सजा है या नहीं। चोरी के लिए फांसी की सजा है या नहीं। फांसी की सजा है या नहीं। अगर है, अगर नहीं है तो फांसी की सजा नहीं होगी। नहीं है तो फांसी की सजा नहीं होगी। तो 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में विधि के द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का भी उपयोग हुआ, क्योंकि 1978 के बाद विधि के द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति चोरी किया है तो न्यायालय को यह अधिकार मिल गया कि वह उसे देखे कि चोरी के लिए फांसी की सज़ा है या फिर नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से उदाहरण के द्वारा देखेंगे। और इस आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ इसमें केस भी है और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 जिसे हम लोग आगे देखेंगे, इसी में 6 बरस से लेकर 14 बरस तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। निवारक निरोध अधिनियम है आर्टिकल 22 में, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और अन्य लोगों को भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन देते रहें, क्योंकि इंडियन पॉलिटी पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे, किसी भी किताब या किसी भी नोट्स को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे इस मौलिक अधिकार को, जो कि काफ़ी बृहत यह टॉपिक है। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद।